अणु एक साथ कैसे जुड़े रहते हैं? ये केमिस्ट्री के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है। हम अक्सर परमाणुओं को बस कुछ बिंदुओं और उनके बीच खींची गई रेखाओं की तरह सोचते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा अजीब और दिलचस्प है। चलिए क्वांटम दुनिया के उस रहस्य को समझते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांध के रखता है। तो इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक गिटार के तार और एक केमिकल बॉन्ड में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब ही हमें मॉलिक्यूल्स की असली दुनिया का दरवाजा खोल कर देगा। देखिए, कई दशकों तक केमिस्ट्स मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल मॉडल का इस्तेमाल करते थे। एटम्स को डॉट्स यानी बिंदुओं की तरह दिखाते थे और उनके बीच के बॉन्ड्स को लाइंस यानी रेखाओं की तरह। ये कामचलाऊ तो था, पर यह पूरी कहानी बिल्कुल नहीं थी। और यहीं पे असली दिक्कत शुरू होती है। ये डॉट और लाइन वाला मॉडल ये नहीं समझा पाता कि मॉलिक्यूल्स असल में फ्लैट क्यों नहीं होते। असल दुनिया में उनका एक खास 3 डायमेंशनल शेप क्यों होता है। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब पुरानी थ्योरी के पास था ही नहीं। मीथेन का ही उदाहरण ले लीजिए। हम इसे कागज पर एक क्रॉस की तरह बना देते हैं, सही कहा ना? लेकिन असल में ये एक पिरामिड जैसा दिखता है जिसे टेट्राहीड्रॉन कहते हैं। ये बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्यों है? हमें एक बेहतर मॉडल की जरूरत थी जो इस सच्चाई को समझा सके। तो इसका हल कहां से मिला? क्वांटम फिजिक्स के एक बड़े ही कमाल के आइडिया से, जिसे लुई डी ब्रॉगली ने पेश किया था। आइडिया ये था कि इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम छोटे छोटे पार्टिकल समझते थे, असल में तरंगों यानी वेव्स की तरह भी बर्ताव करते हैं। और बस यही ड्यूअल नेचर सब कुछ बदल देता है। इस आइडिया को समझने के लिए स्टैंडिंग वेव को समझना जरूरी है। सोचिए, जैसे एक रस्सी को दोनों सिरों से पकड़कर हिलाया जाए, जो लहरें बनती हैं वो कहीं आगे पीछे नहीं जाती, है ना? वो बस एक ही जगह पर ऊपर नीचे, समझिए, नाचती हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक एटम के अंदर कुछ इसी तरह की 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव्स हैं। अब वापस उस गिटार के तार पर आते हैं। जब आप एक तार को छेड़ते हैं तो वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह वाइब्रेट नहीं कर सकता। वो सिर्फ कुछ खास फ्रीक्वेंसीज पर ही वाइब्रेट कर सकता है, जिन्हें हम अलग अलग सुरों की तरह सुनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बिल्कुल इसी तरह क्वांटाइज्ड होती है। उसके केवल कुछ खास एनर्जी लेवल्स ही हो सकते हैं, इनके बीच में कुछ नहीं। अब इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। एक तार की जगह एक ड्रम की सतह की कल्पना कीजिए। जब उस पर चोट पड़ती है तो वाइब्रेशन के पैटर्न और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कुछ गोल, कुछ सीधी लाइनों वाले। तो ये दिखाता है कि जैसे जैसे हम डायमेंशन बढ़ाते हैं, इन तरंगों के पैटर्न कितने कॉम्प्लेक्स और कितने अलग अलग हो सकते हैं। तो अब सोचिए, जब हम इसी आइडिया को 3 डायमेंशन में, यानी एक असली एटम की दुनिया में ले जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तरंगे क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं प्रायिकता के बादल, यानी क्लाउड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये एक तरह से उस जगह का नक्शा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, और इसी बादल को हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक ऑर्बिटल कोई ठोस चीज नहीं है। ये एक मैथमेटिकल मैप है, एक प्रोबेबिलिटी का बादल है, और हर ऑर्बिटल का अपना एक खास शेप और एनर्जी लेवल होता है जो उस इलेक्ट्रॉन की हालत को बताता है। सबसे सिंपल ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। ये बस एक गोला है, एक स्फीयर। इसका मतलब यह है कि सबसे कम एनर्जी की हालत में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी दिशा में बराबर संभावना के साथ पाया जा सकता है। थोड़ी और ज्यादा एनर्जी पे हमें मिलते हैं पी ऑर्बिटल्स। ये 3 होते हैं और हर एक का शेप एक डंबल जैसा होता है, और ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर, मतलब एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर टिके होते हैं। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कितनी स्पेसिफिक हो सकती है। इन सभी ऑर्बिटल्स को कायदे से समझने के लिए साइंटिस्ट क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक इलेक्ट्रॉन का पता या एड्रेस समझिए। पहला नंबर एनर्जी लेवल बताता है, दूसरा नंबर ऑर्बिटल का शेप बताता है, और तीसरा नंबर स्पेस में उसका ओरिएंटेशन बताता है। तो अब जब हम जानते हैं कि एक एटम कैसा दिखता है, तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? बहुत सिंपल है। केमिकल बॉन्ड्स तब बनते हैं जब 2 अलग अलग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, यानी मिल जाते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जब 2 हाइड्रोजन एटम पास आते हैं तो उनके गोल s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। अब क्योंकि ये वेव्स हैं, इनके साथ 2 चीजें हो सकती हैं। यहाँ 2 संभावनाएं हैं। अगर दोनों तरंगें
एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो वे मिलकर एक बड़ी, ज़्यादा स्टेबल तरंग बनाती हैं। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो गोंद की तरह एटम्स को चिपका कर रखता है। लेकिन अगर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं तो वो बनाती हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये एक अस्थिर हालत है जो एटम्स को एक दूसरे से दूर धकेलती है। और ये सिर्फ गोल s ऑर्बिटल्स की कहानी नहीं है। p ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप कर सकते हैं, पर एक अलग अंदाज में। जब वो आमने सामने की बजाय अगल बगल से ओवरलैप करते हैं तो वे एक अलग तरह का बॉन्ड बनाते हैं जिसे पाई बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड्स कई मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और उनकी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये सारी ऑर्बिटल थ्योरी मीथेन के टेट्राहेड्रल शेप को कैसे एक्सप्लेन करती है? कार्बन के पास तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं जो सही एंगल पर हैं ही नहीं। इसका जवाब है हाइब्रिडाइजेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे आप लाल और पीले रंग को मिला के नारंगी रंग बनाते हैं। कार्बन भी बॉन्ड बनाने से ठीक पहले अपने अलग अलग ऑर्बिटल्स को मिक्स करके एक जैसे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। ये नए ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। मीथेन के मामले में कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर 4 एक जैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और जब ये 4 एक जैसे ऑर्बिटल एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहना चाहते हैं तो कौन सा शेप बनता है? बिल्कुल सही, एक परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन। और बस इसी तरह इस पहेली का जवाब मिल गया। लेकिन इस मॉडल की असली खूबसूरती सिर्फ शेप्स बताने तक ही सीमित नहीं है। ये हमें ये समझने में भी मदद करता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्ट करते हैं और क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स दूसरों से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइन में, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 एटम्स के बीच नहीं टिके रहते, वो आज़ाद होकर पूरे मॉलिक्यूल में फैल जाते हैं, एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन का बादल बनाते हुए। इसे ऐसे समझिए कि बोझ को एक जगह रखने के बजाय उसे बराबर फैला दिया जाए तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये डीलोकलाइजेशन मॉलिक्यूल को ज़बरदस्त स्टेबिलिटी देता है। तो आखिर में ये सब कुछ इस एक कमाल के आइडिया पर आके टिकता है। मॉडर्न मॉडल इलेक्ट्रॉनों को छोटे छोटे डॉट्स की तरह नहीं, बल्कि न्यूक्लियस के चारों ओर नाचते हुई 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव्स की तरह देखता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर वो जगह जिसे हम खाली समझते हैं वो असल में संभावनाओं और प्रायिकताओं के इन जटिल बादलों से भरी हुई है, तो असल में और क्या-क्या है जो हमारी नज़रों से ओझल है?